साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो मीडिया के नाम पर धौंस, दलालों ने की सारी लिमिट क्रॉस। वो आंकड़ा आप लोग जानते हैं कितना था? बता दो सर, 5 करोड़। 5 करोड़। बदमाश कंपनी और डरपोक बॉस। गवर्नमेंट का दबाव था, किसी भी कीमत पे कितना भी पैसा खर्च हो जाए उसको तुरंत बाहर निकालो। इसके गंदे फरमानों पर वो पत्रकार कहते हैं पसीना पसीना नहीं होगा सर, छूट गया, पसीना मत फैलाइए, निकल गया। और ब्रांच खुलवाते हैं 5:30 बजे। यस बॉस, यस बॉस। तो उन्होंने कहा नहीं सील करके जाऊंगा, आपको ले जाने की बात कर रहे थे, बोले अभी सील करूंगा, हटो यहां से। और भागते हुए गए थे सारे पुलिस, आप बताइए ना, पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? देखिए ऑपरेशन यस बॉस, दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ध्यान रहे, ऑपरेशन यस बॉस में दिखाई जा रही फुटेज साईं प्रसाद की गोवा में हुई एक बैठक की है और ये वीडियो साईं प्रसाद के ही एक कर्मचारी ने शूट किया है। इसमें दिए गए बयान साईं प्रसाद और न्यूज एक्सप्रेस से जुड़े लोगों के ही है। लेमन न्यूज का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इन बयान के आधार पर कुछ सवाल उठा रहे हैं जिनका जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। वो आंकड़ा आप लोग जानते हैं कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़। पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे। नमस्कार, मैं हूं राहुल गोयल। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ऑपरेशन यस बॉस। क्या है ये ऑपरेशन यस बॉस? जिस कंपनी पर चिट फंड के जरिए देश के लाखों गरीब लोगों को ठगने का आरोप है, एक ऐसी कंपनी जिसके मालिकों के खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज है, एक ऐसी कंपनी जिसका काला चिट्टा पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इस कंपनी पर कभी कड़ा कानूनी शिकंजा नहीं कसा? कभी सोचा है कि क्यों इस कंपनी के कर्ता धर्ता कानून के शिकंजे से लगातार बाहर है? दरअसल इसके पीछे कुछ अहम वजहें हैं। दरअसल इस कंपनी के अलग अलग कारोबार में से एक हिस्सा मीडिया का भी है। ये कंपनी अपना एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल चलाती है और एक अखबार भी निकालती है, लेकिन लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की बेजा इस्तेमाल ऐसी कंपनियां करती है और अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। ऐसी कंपनियों में कुछ ऐसे पत्रकारों को मोटी सैलरी पर हायर किया जाता है जिनका काम पत्रकारिता नहीं बल्कि पत्रकारिता की आड़ में प्रशासन, सत्ता और यहां तक कि न्यायपालिका की जद में आने से अपने मालिकों को बचाना होता है। और ये लोग अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं और सारे काले कारनामों को यस बॉस कहते हुए खुशी से अंजाम देते हैं। वो आंकड़ा आप लोग जानते हैं कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़। पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? इस ऑपरेशन को तफसील से हम आप तक पहुंचाएंगे। एक एक बारीक बात इस ऑपरेशन की हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे कुछ बड़े पत्रकार अपने मालिकों का हुक्म बजाने के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है ऑपरेशन यस बॉस। सबसे पहले जानते हैं कि अगले 2 घंटे तक जो ऑपरेशन आप देखने जा रहे हैं वो आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के बाद आपकी सोच मीडिया, प्रशासन और इन दोनों लोगों के नेक्सस को लेकर पूरी तरह से बदल जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि क्यों देखना जरूरी है ऑपरेशन यस बॉस। इस ऑपरेशन में हम आपको दिखाएंगे
कैसे चिटफंड कंपनियां मीडिया को हथियार बनाती हैं, कैसे जनता के सरोकारों की बात करने वाले बड़े पत्रकार मालिक की गुलामी करते हैं, कैसे इन पत्रकारों के जरिए साईं प्रसाद जैसी कंपनियां प्रशासन को अपने इशारे पर नचाती है, कैसे इन पत्रकारों के जरिए ईमानदार अधिकारियों को उनका फर्ज निभाने से रोका जाता है, कैसे ये लोग न्यायपालिका तक को प्रभावित करने का दावा करते हैं, कैसे सत्ता में बैठे बड़े लोगों की मदद से इनके मालिक सलाखों से बाहर रहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखना जरूरी है ऑपरेशन यस बॉस। तो जिस साईं प्रसाद के काले कारनामों और मीडिया की धौंस के जरिए जेल से बाहर रहने का राज हम उठाएंगे, वो साईं प्रसाद क्या है, यह समझाना भी बेहद जरूरी है। साईं प्रसाद ग्रुप और उसके चैनल न्यूज एक्सप्रेस के कुछ बड़े पत्रकार कैसे सत्ता को अपने सामने कराते हैं सरेंडर, ये जानने के लिए पहले समझ लीजिए कि आखिर ये साईं प्रसाद ग्रुप है क्या। साईं प्रसाद ग्रुप चिटफंड का कारोबार करने वाली एक कंपनी है। साईं प्रसाद के मालिकों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। साईं प्रसाद ग्रुप का चेयरमैन बाला साहेब भापकर है। साईं प्रसाद ग्रुप का एमडी बाला साहेब भापकर का बेटा शशांक भापकर है। साईं प्रसाद पर 30 लाख निवेशकों के पैसे हड़पने का आरोप है। साईं प्रसाद एक न्यूज चैनल भी चलाती है जिसका नाम न्यूज एक्सप्रेस है। साईं प्रसाद ग्रुप एक अखबार भी निकालता है जिसका नाम हम वतन है। और ऑपरेशन यस बॉस के इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ जोगिंद्र सिंह जी, जो फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर है, ये इस वक्त जुड़े। सर, आपका स्वागत है इस शो में। साथ ही साथ महेंद्र जैन जी, जो कि जाने माने वरिष्ठ वकील है, वो इस शो में जुड़े। सर, आपका भी स्वागत है। उदय हेगड़े जी, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, ये भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी हमारे इस शो में जुड़े। इन तमाम मेहमानों के साथ में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हम आपको वो सच दिखाएंगे जो आज आपको हिलाकर रख देगा। वो सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे साईं प्रसाद के मीडिया हाउस का एक बड़ा पत्रकार सारे नियम, कायदे और कानून को ताक पर रखकर हर किसी को अपनी जेब में रखने का दावा कर रहा है। देखिए ऑपरेशन यस बॉस का पहला हिस्सा। ऑपरेशन यस बॉस में बॉस कौन है, ये तो अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये दो चेहरे बाला साहेब भापकर और उसके बेटे शशांक भापकर के हैं। अब बॉस है तो फिर बॉस को बॉस बनाने वाले भी होंगे। तो आइए आपका तारुफ कराते हैं बाला साहेब भापकर के चैनल न्यूज एक्सप्रेस में काम करने वाले उन बड़े पत्रकारों से जिनके सिर पर है बाला साहेब की बदमाश कंपनी को चलाए रखने की जिम्मेदारी। ये है न्यूज एक्सप्रेस के मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ एसपी त्रिपाठी। दावा जिसको चाहे जेल से बाहर निकाल दे। एसपी त्रिपाठी के बारे में हम आपको और कुछ बताएं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश ही वो जगह है जहां साईं प्रसाद ग्रुप के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं। अब एसपी त्रिपाठी कौन है, ये क्या कर सकता है और ये कैसे अपने मालिकों के चेहरे से पसीना पोंछता है, ये समझिए। इसके मुताबिक डीएम इसको चाय पिलाता है। सुबह 6:30 बजे उनकी घंटी बजाई। सर ने कहा कि जाना उचित होगा। उन्होंने कहा सर आप एसपी त्रिपाठी के साथ हैं, हमारे मित्र हैं। सर हम लोगों ने चाय पी थी, डीएम ने अपने हाथ से चाय बनाई थी। इसके मुताबिक पुलिस इसे देखकर भाग जाती है। सारे पुलिस, आप बताइए ना, पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? इसके मुताबिक ये दूसरे चैनलों पर भापकर के खिलाफ खबर रुकवाता है। मिश्रा जी आए और वो साधना में चल गया, रुकवाओ। अरे मैं कहा साधना छोड़ चुका हूं साहब, संबंध हमारे थे। 5 मिनट में रुकी थी ब्रेकिंग। इसके दावे सुनकर आप भी सख्ते में आ गए होंगे।
न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत से चैनल के साथ जुड़े एसपी त्रिपाठी को पत्रकारिता का लंबा चौड़ा अनुभव है। जाहिर है इस सारे अनुभव का निचोड़ त्रिपाठी ने भापकर जैसे आरोपियों और घोटालेबाजों को बचाने में निचोड़ दिया है। आप खुद सुनिए, जब एमपी के राजगढ़ में साईं प्रसाद की एक ब्रांच को पुलिस ने बंद कर दिया और ब्रांच मैनेजर को लॉकअप में डाल दिया, तो कैसे त्रिपाठी ने अपनी पत्रकारिता के जरिए एक चिटफंडिया मालिक का पसीना पोंछा। थाने के अंदर जाते हैं, वो जो राजगढ़ के वो मैनेजर हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम। मैं आपके पास पहुंचता हूं, थाने के अंदर पहुंचता हूं, ये बेचारे बैठे हुए थे अंदर, चोर चक्कों के साथ इनको बिठा दिया गया था। सही है, मैं पहुंचता हूं, ये रोने लगते हैं और बोलते हैं सर आप देख के चले मत जाइएगा। हमने कहा मैं आपको लेने आया हूं, देख के कहां चला जाऊंगा। अंततः होता क्या है कि जब डीएम ने कहा एसडीएम को और डीएसपी को कि मैं तुम्हारी सीआर खराब कर दूंगा, तब जाके लगभग 4:30 बजे, और पूरा मीडिया आपके अगेंस्ट में था, पत्रिका से लेके, सहारा से लेके, साधना से लेके सारे चैनल, उसमें साधना और सहारा के चैनल वाले हमारे भर्ती किए हुए थे। क्योंकि जब मैं वहां खड़ा हुआ तो वो दाएं बाएं हो गए और वो एसडीएम को बोल के जाते हैं, मैंने सुना अरे यार वो हमारे पुराने बॉस आ गया है यार, उसको पैसा लेके ही छोड़ना। लेकिन सर 1 रुपया नहीं लगा। 5 बजे मैं अपने साथी को, अपने पुलिस से बोल रहा हूं कि साईं प्रसाद में मीडिया हो, प्रॉपर्टीज हो, हर कोई हमारा कुलीग है, हर कोई मेरा सहयोगी। अपने पुलिस को छुड़ा के घर भेजता हूं। सर को उस दिन एरोप्लेन से कहीं जाना था मीटिंग में, सर के पसीना ने उनका सर छूट गया, पसीना मत फैलाइए, निकल गया। और ब्रांच खुलवाते हैं 5:30 बजे, ब्रांच खुलती सर, ब्रांच खुलती है, सर जाते हैं, हम लोग एक अपने जो लीडर थे शायद उनकी गाड़ी हम लोगों को। सुना आपने, ये सारा ज्ञान एसपी त्रिपाठी ने इसी साल की शुरुआत में साईं प्रसाद के एक कार्यक्रम में दिया। अपनी पत्रकारिता के पराक्रम के बूते ये डीएम से चाय भी बनवा लेता है। खैर, सवाल ये है कि अगर त्रिपाठी अपने बॉस के सामने सही बोल रहा है तो फिर क्या ये ना मान लिया जाए कि मीडिया के दम पर भापकर अपने आप को और अपने लोगों को सलाखों से बाहर रखे हुए है। ऑपरेशन बॉस में अभी होगा बहुत बड़ा खुलासा। आप देखते रहिए लेमन न्यूज। तो सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर इस वक्त जोगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। और सबसे अहम सवाल सर यहां पर उठ रहा है कि आखिरकार डीएम अगर एसपी त्रिपाठी जैसी शख्सियत को खुद से चाय बनाकर पिलाता है तो क्या पुलिस महकमा क्या इतने दबाव में काम कर रहा है? जिस प्रकार से जो बयान दिया जा रहा है एसपी त्रिपाठी द्वारा, इतना प्रेशर में काम कर रहा है, और इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है सर? होना तो नहीं चाहिए। अगर किसी केस में इन्वॉल्व है जी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसको ऐसे आदमी को डिटेन करने का जी। शायद चूंकि आपके सामने आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है तो कई बार ये लोग फेक भी कर लेते हैं जी, और कई बार जो है अपना इंप्रेशन बनाने के लिए भी कर देते हैं कि डीएम साहब ने मुझे चाय पिलाई या बना के दी जी। तो शिष्टाचार के नाते अगर प्रेस वाला कोई आता है जी, तो ऑफिसर्स की भी कोशिश होती है इन स्टेट्स के लिए जहाँ के ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस है कि कुछ लिख दिया खिलाफ में तो उसको गॉस्पेल ट्रूथ मान लेते हैं पॉलिटिशियन जी। तो इस वजह से होगी। अदरवाइज तो ये दूसरी प्रॉब्लम इस देश में ये है कि हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने भी ऑर्डर किया है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो उनके अंडर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। ये ऑर्डर 2013 के हैं जी, और अभी इस पे कुछ नहीं हुआ। एक आदमी की प्रोसिक्यूशन हुई। यहाँ के लॉज तो इतने कमजोर हैं जी। जब ये सेबी के चेयरमैन से ये सवाल पूछा गया कि अमेरिका में रजत गुप्ता को उन्होंने $4 मिलियन फ्रॉड के ऊपर जो है फाइन किया और जेल की सजा दी। अब वो अपील में गया रेगुलेटर के पास, उन्होंने बढ़ा के इसको 13.9 मिलियन कर दिया। पेनल्टी तुम्हें कम लगी है, 3 गुना होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे तो
एक तो हमारे पास जो कानून हैं वो एंशिएंट टाइम के हैं, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, जिसमें फ्रॉड भी है, चीटिंग भी, सब कुछ भी है, 1863 के है। गवर्नमेंट ने इसको अपडेट नहीं किया क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। पिछली जो है लोकसभा जो रिजॉल्व हुई है इसमें भी कंटेस्ट कर रहे हैं। 143 एमपी थे जिनके खिलाफ कुछ सीरियस केसेस थे, इंक्लूडिंग मर्डर, फ्रॉड एंड चीटिंग। तो जब हम कानून ही नहीं बनाएंगे तो ऐसे लोग तो इसका मजा उठाएंगे, फायदा उठाएंगे यहाँ पे। ये तो एक ही छोटा सा फंड बताया है, श्रद्धा ग्रुप का भी हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनी को हुआ है। कभी किसी को सजा मिली है तो अपील के बाद अपील, अपील के बाद अपील, फिर अल्टीमेटली वो सब छूट जाते हैं। और ये बहाना जरूर करते हैं कि हम इसको सख्ती से करेंगे, पर आप पुलिस के सामने कोई कन्फेस भी कर लें। आज शाम को मुझे एक प्रेस वाला इंटरव्यू की कि जी हमारे केसेस विदेशों में क्यों फेल होते हैं। मैं कहा आपके कानून अंग्रेज बना के गए थे कि पुलिस के सामने आप मान भी लें हमने चीटिंग की है, उसकी वैल्यू नहीं है। आपको इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए, तो इंडिपेंडेंट विटनेस कौन देगा? किसी आदमी ने 10,000 दे भी दिए, चिट फंड से फ्रॉड भी हो गया, तो वो कहेगा मैं सारी उम्र धक्के खाऊंगा कोर्ट में जाने के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सबसे बड़ी दुर्दशा होती है इस देश में विटनेस की, गवाह की, और गवाह के बगैर आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। जी। मैं एक बाय द वे आपको बता रहा हूँ, ये निर्भया केस जो लड़की का केस हुआ है, तो इसकी जो एक विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, तो उस आदमी ने जो गवाही दे रहा था उससे सवाल पूछता है डिफेंस कि आपने क्यों पुलिस को फोन किया, हॉस्पिटल को क्यों नहीं किया, मदद क्यों नहीं मांगी, एम्बुलेंस क्यों नहीं लगाई? वो आदमी खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, कहता जी माफ कीजिए, मैं गवाह बन गया हूं, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब जाके प्रोसिक्यूटर को ख्याल हुआ हम तो अपने गवाह को खराब कर रहे हैं। तो इस देश में जो सारे कानून हैं छोड़ने के लिए हैं, सजा देने के लिए नहीं है। तो इसलिए चिट फंड को एक सरकार की भी यही धारणा है, आप टैक्स एवेड कर रहे हैं, ब्लैक मनी विदेश में रख लें, किसी का पैसा मार जाए वापस ना करें, कोर्ट में जाकर उसको प्रूव कीजिए। और रिजल्ट ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो सिंपल कर लिया है कि उससे फाइन पेनल्टी दे दो और बात खत्म हो जाए। चाहे आपका ब्लैक मनी हो, चाहे आपने विदेश में हो टैक्स दिया ना हो। जी बिल्कुल सर, जब तक सरकार में इच्छा शक्ति नहीं होगी लोग सफर तो करते। बिल्कुल कानून के लूपहोल्स का आपने बताई है, मैं तो आपका मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग दिखा रहे हैं ऐसी चीजें जो होती हैं, पर जिन लोगों के कान पे जूं भी नहीं रेंगती उन पे तो कोई असर ही नहीं होता इन चीजों। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं लोगों से तो पैसे पूसे लेके जो है इलेक्शन जीते। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी नेक्सस का दरअसल करना चाहूंगा, ये बड़ी सीरियस जी जोगिंदर सर जी बिल्कुल, हम इसी नेक्सस का दरअसल पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आपने स्टिंग ऑपरेशन सुना था, देखा था, वो महज एक छोटी सी झलकी थी, लेकिन ये दरअसल नेक्सस किस तरह से काम करता है, किस तरह से मीडिया हाउसेस के नाम पर ये लोग पूरे प्रशासन को रैंसक पर रखते हैं, किस तरह से पूरा प्रशासन इनके आगे सरेंडर करता हुआ दिखा रहा है, उसकी अगली किस्तें हम आपको दिखाएंगे। और इस अपनी सेकंड स्टोरी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूज एक्सप्रेस के एमपी स्टेट हेड एसपी त्रिपाठी ने खुद अपनी जबान से कैसे बताया कि कैसे चिटफंडिया मालिक को बचाने के लिए उसने हर वो जुगाड़ लगाया जो मुमकिन था, और कैसे अपने संपर्कों का फायदा जब उसने उठाया तो पुलिस 2 ट्रक भरकर जो पुलिस उसके अधिकारी को गिरफ्तार करने पहुंची थी वहां से भाग खड़ी हुई। ये सारी कहानी खुद एसपी त्रिपाठी की जुबानी। मैं आपको सुझाव दूंगा, आम जनता से पैसे ठगने के आरोपी साई प्रसाद ग्रुप पर शिकंजा कसने की शुरुआत हो चुकी है। साई प्रसाद ग्रुप और इसके कर्ता धर्ताओं पर नकेल कसते हुए ठाणे नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कदम साहब ये बताइए, साई प्रसाद के मामले को लेकर सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, क्या है ये मामला और किस तरह से कार्रवाई करेगी पुलिस? CR नंबर 62/14 62/14 दिनांक 6/4/14 रोजी CRPC 156(3) प्रमाणे भादवी कलम 420 345 प्रमाणे प्रोहिबिट चिटिंग ॲक्ट मनी सोलिसिटेशन स्कीम बॅनिंग ॲक्ट 1978 प्रमाणे CR दाखल झालेला आहे। ये जो मामला है ये किसके खिलाफ हुआ है और ये इस मामले को लेकर क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? मैं साई प्रसाद गुड्स लिमिटेड मुख्य प्रादेशिक कार्यालय 1ला मजला गोपीनाथ प्लाझा दामोदर अपार्टमेंट समोर दत्त मंदिर रोड ठाणे
2 नंबर साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड, 3 नंबर श्री बाळासाहेब के आयकर, 4 श्रीमती आयकर बापकर, 4 नंबर श्रीमती वंदना बी बापकर, श्री शशिक बी बापकर, वरील 3 ते 5 आरोपित अनुनंबर नंबर 1 प्रमाणे व इम्प्रोविंग स्टेट CB 1 बिल्डिंग 202/203 मुंबई पुणे रोड चिंचोड़ी पुणे 19 इसके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल हुआ है। फिर उसको तो पूरा होने के बाद हम उसको कार्रवाई होने वाला है। क्या पुलिस भापकर को अरेस्ट करेगी? पूरा होने के बाद हमको अरेस्ट करने वाले हैं ना, जब तक पूरा होगा तो अरेस्ट करने वाले हैं हम। ये जो भापकर है, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत हेवी वेटेड बिजनेसमैन है, तो क्या इतना होने के बावजूद थाने पुलिस धैर्य के साथ इनके साथ निपटारा कर पाएगी? पुरावा मिलने के बाद हम किसी को भी नहीं छोड़ते, जब तक पुरावा नहीं मिलता हम तलाश करेगा, हम उसको कार्रवाई करने वाले हैं हम। जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन काम चालू है, उसका कार्रवाई होने के बाद हम कुछ करेगा ही ना। थाने सेशंस कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, लिहाजा साई प्रसाद ग्रुप पर FIR दर्ज हो चुकी है। साई प्रसाद ग्रुप पर निवेशकों से गलत तरीके से पैसे ठगने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने MPID एक्ट और चिट प्राइज एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में 5 आरोपी बनाए गए हैं। इस मामले में पहली आरोपी है साई प्रसाद फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसी मामले में दूसरी आरोपी है साई प्रसाद प्रॉपर्टीज। FIR में तीसरे आरोपी के तौर पर कंपनी के मालिक बाला साहेब भापकर का नाम दर्ज है, जबकि चौथा आरोपी वंदना भापकर को बनाया गया है और 5वें आरोपी के तौर पर बाला साहेब के बेटे शशांक भापकर का नाम दर्ज है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कार्रवाई में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि इसके नतीजे भी जल्द ही सामने होंगे। अब देखना यह है कि अगर पुलिस इस दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ती है तो साई प्रसाद पर क्या गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो सीधे चलते हैं जोगेंद्र सिंह जी के पास में, जो कि पूर्व CBI डायरेक्टर रह चुके हैं। सर, यहां पर आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा। FIR दर्ज होती है न केवल सिर्फ थाने में, बल्कि कानपुर में कई सारी FIR दर्ज होती है, मध्य प्रदेश में कई सारी FIR दर्ज होती है, बावजूद इसके किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं तमाम जितने बड़े बड़े पत्रकार इन्होंने रखे, ये उन तमाम मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में लगे, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने लगे। तो ऐसे में कानून प्रणाली को आपसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता। तो क्या प्रोसीडिंग्स है? FIR होने के बाद भी अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है? ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या इसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में ये तमाम चीजें होती है सर? नहीं, मैं इसमें आपको अटेंशन ड्रा करूंगा। तेलगी केस में, स्लैम्प केस जो हुआ था 2007 में, तो उन्होंने कई मध्य प्रदेश में भी था, महाराष्ट्र में भी था, कर्नाटका में भी था, तो किसी ने PIL डाली वहां सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने कहा जी ये तो सारी स्टेट में है, तो हर स्टेट अपने अपने कर रही है, तो कोई फाइनलिटी नहीं होगी इस चीजों के लिए। तो उन्होंने CBI को दिया था केस ये। तो अगर जब तक अभी चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर के मुताबिक लैंड एज स्टेट सब्जेक्ट है जी, पर मेरे ख्याल में अगर इंटरेस्टेड कोई आदमी हो, इन्वेस्टर हो, तो वो कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए। जरूरी नहीं है कि जो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं होगी, क्योंकि कई स्टेट्स में है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाए कि ये चीजें जो हैं एक एजेंसी को, चाहे सीरियल फ्रॉड ऑफिस को दिया जाए, चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया जाए, चाहे CBI को दिया जाए, ताकि इन चीजों को एक टोटल पिक्चर सामने आ जाए। और इनकी जो अगर नेचुरली अगर यहाँ पे किसी सेंट्रल एजेंसी को देंगे तो उसकी जो चार्जशीट फाइल होगी दिल्ली में होगी। और मैं ये कोई गारंटी नहीं कहता कि ये चीज जो है एंड तक जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी कि हमने इतने रास्ते छोड़ रखे हैं लोगों को बचाने के लिए। कोई ना कोई महंगा वकील ये चीजें ढूंढ लेगा कि आप इस पॉइंट पे दोबारा जाइए कोर्ट के लिए। लेकिन सर मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे फॉर्डर स्कैम में फॉर्डर स्कैम में तकरीबन 300 बार काफी अक्यूज थे, 70-80 या इससे भी ज्यादा अक्यूज थे। कोई ना कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, रिजल्ट ये था कि
1997 का जो है FIR 1996 का, उसकी फाइनलिटी हुई 2013 में, यानी 16 साल बाद। तो इस तरह लंबे खींच सकते हैं, क्योंकि कानून ने सभी प्रक्रिया दी है कि यहाँ हमारा कानून विक्टिम के राइट्स को नहीं पूछता, वो पूछता है अक्यूज के क्या राइट्स हैं इन चीजों के। जब तक ये ओनस इनके ऊपर नहीं डाला जाएगा कि आपने इस पैसे का क्या किया है, तो फिर वो वही हाल होगा जो सहारा का हो रहा है। यहाँ पे जो है उनके चेयरमैन साहब को जो है, राइट और रॉन्ग, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, ना सहारा के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो उन्होंने आदेश दिया है यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे वो मैनेज कर लेंगे। दूसरी बात ये है, ये केसेस जो है ऐसे फ्रॉड के जो इतनी स्टेट्स में है, इसकी इंटर स्टेट रेमिफिकेशन है। तो जरूरी है इस बात के लिए कि एक सेंट्रल एजेंसी कोई भी हो, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट मनोनीत करे, वो इन्वेस्टिगेट करे, ताकि इन्वेस्टिगेशन का टोटल आइडिया तो हो सके कि कितना पैसा लोगों से लिया गया है। रफली कहते हैं कोई 30 लाख कहता है लोगों से, कोई कहता है 20 लाख है, कोई 10 लाख है। तो इन फिगर्स के लिए जरूरी है कि पैसा इन्वॉल्व भी मालूम हो, किस किस ने किया है। वो तो कोई भी कह देगा कि हमने नहीं, हमने तो जनरल ऑफर की थी, किसी ने दे दिया अनऑथराइज्ड आदमी, तो हम क्या करेंगे। तो ये केस कोई आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इसको सेंट्रलाइज एजेंसी जो कि ट्रेंड है इन चीजों के लिए, कई होती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस, हर एक आदमी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो जब तक नहीं दिया जाएगा, जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। करूंगा इसके लिए। तो जो लोग कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर ठगी को अंजाम देते हैं और बड़े शौक से अंजाम देते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं जो कि सत्ता में अपनी दखल रखते हैं और तमाम तरीके से इन्फ्लुएंस करना जानते हैं या फिर दबाव डलवाना जानते हैं, और उसके बाद अपने काले कारनामों को बखूबी इस तरह के मालिक अंजाम देते हैं। एक वकील के नजरिए से ही मैं समझना चाहूंगा, महेंद्र जैन जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महेंद्र जैन जी। लेकिन आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ पत्रकार या कुछ ऐसे लोग जो कि सत्ता में दखल रखते हैं, रसूख रखते हैं, वो तमाम चीजों को मैनेज कर ले जाते हैं, क्या कानून के पास उसके बाद कोई चारा नहीं बचता? क्योंकि इस ही ऑपरेशन का जो अगला हिस्सा है उसमें दरअसल इन्हीं के रखे हुए एक पत्रकार ये कहते हुए पाए गए कि उन्होंने कानून या फिर कहें न्यायपालिका तक को प्रभावित करने की कोशिश की। केस की सुनवाई जो है वो अपने मुताबिक हो, उसके लिए डेट तक एडजस्ट कराई गई, जबकि 600 केस उस दौरान कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए थे और इनका केस ऊपर ले जाकर उसकी सुनवाई की गई। तमाम चीजें इन्होंने खुद कैमरे पर कबूली है। क्या आपको लगता है इतना आसान होता है देश की न्यायपालिका को प्रभावित करना, या फिर महज ये सिर्फ मालिकों को लुभाने की कोशिश का हिस्सा था? देखिए, ये जो बात है इसमें बहुत ही डीप जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जितना कह रहे उतना आसान तो नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको मैनेज करने के लिए ये लोग भरसक कोशिश करते हैं, और इनकी कोशिश इस तरह से होती है कि छोटे मोटे लेवल से शुरू होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि थाने के सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि हम एविडेंस लेंगे, बाद में अरेस्ट करेंगे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसमें एविडेंस आपको क्या चाहिए? सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सब उनके सामने है। लैंड कहीं भी पता नहीं है, सिर्फ चिल्लर लोगों को लैंड का अलॉटमेंट लेटर दिया गया है। इतनी सारी चीज़ें उनके सामने है, तब भी उनको एविडेंस का इंतजार है। अगर इस तरह की उनकी जो रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ये लोग कर पाएंगे। और जोगिंदर सिंह जी जो एक बात कही है कि सेंट्रल एजेंसी को अगर ये इन्वेस्टिगेशन दिया जाए, तो ये उनका जो बात है बहुत ही स्वागत योग्य है कि ये पॉसिबल है कि सेंट्रल एजेंसी इसमें इन्वेस्टिगेट करे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने यहाँ पे कहा महेंद्र जैन जी। लेकिन यहाँ पे उदय हेगड़े जी, आपसे भी जरूर यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस कंपनी को सेबी ने ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए हैं कि आप मार्केट से पैसे नहीं ले सकते निवेशकों से, वो कंपनी साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड ये कॉरपोरेशन के नाम से पैसा मार्केट से उतारी है, कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। ये कितना सीरियस ऑफेंस है? इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। आई मीन एक्चुअली जब सेबी ने उनको ऑर्डर पास किया गया रहेगा, दे हैव पास्ड टू वन पर्टिकुलर कंपनी। ये लोग ने क्या किया, साई प्रसाद का नाम रख के दे फॉर्म्ड अनदर कंपनी। अब उस कंपनी के नाम पर वो लोग वो स्कीम चला रहे हैं। तो पब्लिक के हिसाब से लगता है क्योंकि उनको लगता है कि साई प्रसाद ग्रुप इज द सेम ग्रुप, जबकि प्रॉब्ली दैट कंपनी इज फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ सेबी। लेकिन ग्रुप कंपनी इज नॉट नेसेसरली सेबी का ऑर्डर होता है, तो दे आर अंडर दैट पर्टिकुलर स्कीम, they are taking the money from the investors.
यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त आपने यहाँ पे बात कहा है, लेकिन सीधे चलते हैं अभी धर्मेंद्र जी के पास में। यहाँ पर वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि भूपेंद्र जी के पास, माफ करना भूपेंद्र जी, आपसे यहाँ पे ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि जिस प्रकार से आप एक समाज सेवक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो इस प्रकार का जो गोरख धंधा चलता है, इस प्रकार का लोगों से जो निवेश लिया जाता है, सपने दिखाकर सपने बेचते हैं, लेकिन असल में हाथ कुछ नहीं लगता है। साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो 30 लाख जो निवेशक है, ये आज किस बदहाली में है? ये अपना पैसा चाहते हैं, कानून से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक का क्या सिनारियो है, मैं चाहूँगा आप ही इसको तफसील से बयां करें सर। ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि साई प्रसाद ग्रुप जी, इसमें सेबी ने जो ऑर्डर पास किया था साई प्रसाद प्रॉपर्टीज और साई प्रसाद फूड्स के खिलाफ में पास किया था जी। तो हम लोगों ने जो हमारी फोरम ने जो कंप्लेन लिखा था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इनकी पूरी जो 6 कंपनी ग्रुप में आती है जी, साई प्रसाद प्रॉपर्टीज है, साई प्रसाद फूड्स है, साई प्रसाद मीडिया है, साई प्रसाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सभी का दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, अब जो ये निवेश ले रहे हैं ये साई प्रसाद कॉर्पोरेशन के नाम पे ले रहे हैं। तो पिछले 11 तारीख को हमारी एनजीओ का जो मोर्चा गया था, हम लोगों ने इनको एफआईआर की कॉपी दिया और साई प्रसाद कॉर्पोरेशन के नाम पे जो इन्होंने लेना पैसे चालू किया, जो निवेश चालू किया, वो दिया है। आप मुझे बताइए कि गरीब आदमी जो है, ये लोग कलेक्शन जो करते हैं ये मध्यम वर्ग के लोगों से करते हैं। अब उनको ये नहीं पता चलता कि साई प्रसाद प्रॉपर्टीज क्या है, साई प्रसाद फूड क्या है, साई प्रसाद कॉर्पोरेशन। लेकिन मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें जो सेबी का रोल है वो सबसे मेन है, क्योंकि जब आपने इनकी, हम लोगों ने जो दिया है कि साई प्रसाद ग्रुप होता है ये, और ग्रुप में ये कंपनी आती है, तो जब इनको आपने सीएस के अंडर में बैन किया है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते और आपको इन्वेस्टमेंट देना भी है, रिटर्न भी है, उस ऑर्डर में आप अगर क्लियर कट पढ़ोगे तो इनको ऑर्डर पैसा रिटर्न भी देना है। तो सेबी ने आज तक क्या किया, सेबी ने कोई कार्रवाई की कि नहीं, कोई निवेश उनको बुला के पेपर देखे कि नहीं कि आपने पैसे रिटर्न किए कि नहीं किए। आपने तो अभी तक कुछ देखा नहीं, खाली आपने ऑर्डर पास किया है। तो उस दिन हम लोग जब लेके गए थे, हम लोगों को वहां पे राजेश दंदीटी जो GM/CIS के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने अनंत बरवा जी से बात की, जो ED है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेबी के। अब आप बताइए, मुझे सहारा ग्रुप का भी सेम ही है मोडस ऑपरेंडी था, आज PACL का भी मोडस ऑपरेंडी सेम है। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट, जैसे बोलते हैं ना कि उच्च न्यायालय पे हम लोगों को पूरी सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, आज जैसे कि सहारा ग्रुप को कोई सोचा नहीं था कि सहारा श्री जेल के अंदर होगे सलाखों के नीचे, और आज हम लोग को ये भी भरोसा है कि होगा। आज जैसे बताया सर ने, जोगिंदर सर ने, कि FIR, आप मुझे बताइए, पुलिस बोलती है हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाद में अरेस्ट करेंगे। अगर ये FIR किसी कॉमन आदमी पे हुआ होता तो पहले तो उस बेचारे को जेल में डालते, बाद में इन्वेस्टिगेशन करते ना। आप अगर उनको, आज जो बड़े आदमी, इसलिए आप उनको बाहर रखे हो, अगर बाहर हैं तो वो अब इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं ना। तो अगर आपको और प्रूफ चाहिए, जैसे कि प्रूफ तो आपको पूरा दिया गया है, अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो आप सेबी से कम्युनिकेट करिए, क्योंकि सेबी ने क्लियर कट जो ROC है उन्होंने लिखा है, EOW गोवा को लिखा है, जो वहां के SP थे उनका रिपोर्ट आया है, उनकी रिपोर्ट हमारे पास है। वहां के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लैंड जो फ्रॉड हुआ है उसकी है, उन्होंने जो IT को लिखा था उनकी है, सेबी को जो वायलेशंस लिखा है उनकी कॉपी है, RBI को लिखी है। तो आपको क्या प्रूफ चाहिए, आप हम लोगों से बताइए ना क्या प्रूफ चाहिए। पहले आप उनको अरेस्ट कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। अगर वो बाहर है तो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मल्टी स्टेट FIR है, इसके पहले कानपुर में भी FIR लॉन्च हो चुका था, क्या हुआ उनके पास, जैसे आज उनके बताते हैं मीडिया वाले कि हम लोग ये इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं तो चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये इस स्टिंग ऑपरेशन की जो CD है उनको दे दीजिए और बताइए ये आपके बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं, ये सच है कि चलिए नहीं? बिल्कुल इसी पहलू का जिक्र हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जिन लोगों के नाम का जिक्र इन लोगों ने किया, क्या उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वाकई आप इस पूरे मामले में शामिल थे या फिर आपके नाम का बेजा इस्तेमाल कर ये लोग सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब मैं जोगिंदर सिंह जी से लेना चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन यस बॉस यूं ही जारी रहेगा। वो आंकड़ा आप लोग जानते कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़। पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? जलवागार है, काबिले तारीफ है, जो सुना था उससे बढ़कर पाया है। तू करामाती है, तू सच्चा पीर है। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए,
चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। वो आंकड़ा आप लोग जानते कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़ पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? ध्यान रहे, ऑपरेशन यस बॉस में दिखाई जा रही फुटेज साईं प्रसाद की गोवा में हुई एक बैठक की है और यह वीडियो साईं प्रसाद के ही एक कर्मचारी ने शूट किया है। इसमें दिए गए बयान साईं प्रसाद और न्यूज एक्सप्रेस से जुड़े लोगों के ही है। लेमन न्यूज का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इन बयान के आधार पर कुछ सवाल उठा रहे हैं जिनका जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। जाहिर सी बात है, सत्ता, मीडिया और कॉर्पोरेट के इस कनेक्शन को लेकर कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल इसलिए उठाए जाने जरूरी है क्योंकि जो दांव पर लगी है वो है 30 लाख निवेशकों की गाढ़ी कमाई और इसका हिसाब आखिर किसी ना किसी के पास तो होगा। ब्रेक पर जाने से पहले भूपेंद्र सिंह जी ने जिस तरह के सवाल उठाए और कहा कि आखिर पुलिस एक आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई में इतनी तेजी दिखाती है लेकिन एक कंपनी के मालिक के खिलाफ उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है, क्या पुलिस को यह लगता है कि पहले पूरी जांच कर ली जाए उसके बाद ही इन पर हाथ डाला जाए, या फिर ये दूसरे तरह का दबाव जिसका जिक्र हम लगातार इस कार्यक्रम में कर रहे हैं वो काम करता है? जोगिंदर सिंह जी, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जी ने सवाल उठाए कि दरअसल पुलिस इस बात से डरती है कि किसी ऐसे शख्स पर हाथ डालना ठीक नहीं होगा, या जांच एजेंसियां, मैं सबकी अगर बात कर लूं उसमें सीआईडी, सीबीआई, सीबीसीआईडी सभी तरह की जांच एजेंसियां शामिल है, क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह का दबाव काम करता है तमाम अधिकारियों पर, चाहे वो सीबीआई के हो, पुलिस के हो या सीआईडी के हो, जैसा कि भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, सीबीआई पे दबाव इसलिए काम नहीं करता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मेरी जो फादर्स का ट्रांसफर हुई थी उस टाइम के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका लीन रिव्यू लिया जाए। मैं कहा लिख के दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डायरेक्टर सीबीआई का टेनर 2 साल का होगा और इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अब वो कई केसेस जो हैं, सारी सरकारों की कोशिश होती है कि केसेस को दबा दिया जाए क्योंकि इससे सरकार का इमेज खराब होता है। इसमें कोई दूसरी ओपिनियन है ही नहीं। आपके सामने प्रधानमंत्री ने और मंत्री ने कहा जी सरकार का इमेज खराब किया है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सीएजी ने, सीबीआई ने, नहीं तो ये बढ़िया चल रही थी चीजों के लिए। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, स्टेट पे तो कंप्लीट दबाव है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 22 सितंबर 2006 का कि हर लेवल पे टेनर फिक्स किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट किया जाए क्राइम से। कोई स्टेट नहीं मानी और चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है तो सुप्रीम कोर्ट भी एक हद तक जा सकता था। जहां तक सेंट्रल एजेंसियों का सवाल है, दबाव इसलिए नहीं पड़ सकता उन लोगों के लिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो होगा दिल्ली से, उसका जो है एसपी होगा वो होगा तमिलनाडु से, उसका जो डीआईजी होगा उड़ीसा से, आईजी होगा बंगाल से, स्पेशल डायरेक्टर होगा उसे कर्नाटका से, डायरेक्टर और स्टेट से होगा। तो कितने आदमियों को पकड़ेंगे? तो इसलिए, और खास तौर पे जो केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आते हैं, दबाव तो किसी का मानते ही नहीं है। आपके सामने ही है, जब मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा था जी मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी, अटॉर्नी जनरल ने कहा था मैंने नहीं देखी, तो उसके जो नंबर 2 थे रावल, उसने कहा जी बिल्कुल देखी थी और सीबीआई ने भी एफिडेविट दाखिल किया। जोगेंद्र सिंह जी, तो अब जो सीबीआई पे दबाव डालना, जी सर यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे बड़ा अहम आता है सर, आपने दबाव से रिलेवेंट जो कुछ बातें कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है, लेकिन अगर मैं आपके प्रति अगर मैं ये कहूं कि आप में भी वो धैर्य था, वो कौशल था, वो हिम्मत थी, वो मादा था कि आपने भी कई सारे ऐसे केसेस को सॉल्व किया।
मसलन अगर हर्षद मेहता कांड ले लीजिए या फिर चारा घोटाला कांड ले लीजिए, जिसमें अभी अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव जी बाहर आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने भी दबाव के अंदर अपने उसूलों का पालन नहीं किया है। अब अगर इस केस में यदि अगर आपके नेतृत्व में साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस प्रकार से ये मॉड्यूल ऑपरेंडी सारा समूह, उसके बाद पीएसीएल और अब साई प्रसाद, तो आपके दृष्टिकोण से चिट फंड कंपनियों के ऊपर जो सख्ती जो सेबी लाना चाहती है, यदि अगर आज आपको मौका दिया जाए, भले ही आप रिटायर्ड हो, बावजूद इसके किस दृष्टिकोण से ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आपके नजर में होना चाहिए? देखिए जी, ये तो बड़ा सिंपल केस है। उससे पूछा जाए ये पैसा कहां से आया है जी। अब वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकेंगे। अगर उन्होंने ब्लैक मनी लगाया है जी, तो कैसे बताएंगे कहां से आया है? लिस्ट दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सारा से कहा है लिस्ट दीजिए। उन्होंने कहा सेबी को हमने 5,000 करोड़ दिया, उन्होंने 1 करोड़ बांटा, और सेबी ने कहा लेटर के साथ जो जहां लेटर भेजे थे वापस आ गए। ये तो कोई मुश्किल केस तो है ही नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जस्टिस मार्कंडे कार्टू जो भी इनका नाम है, कार्टजू साहब जो है, आपको याद आ गया, तो उनको भी चिट्ठी लिखी जाए आपके टेप के साथ कि ये चीजें हैं, इन पे एक्शन लीजिए, ताकि ब्लैक लिस्ट कीजिए। INB मिनिस्ट्री को लिखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी है, और कोई नहीं कह सकता कि कार्टजू साहब जो हैं वो पैसे लेने वाले या दबाव में आते हैं। वो तो इंडिपेंडेंट आदमी है। मेरी भी कई बार उनसे डिबेट में भी, टेलीविजन पे भी बात हुई है। मैं कई बार अग्री नहीं किया। जब संजय दत्त के केस में लिख सकते हैं कि इसको माफ कर दिया जाए, तो आई एम श्योर प्रेस काउंसिल जो कि आपका ओम्बुड्समैन है मीडिया का, वो एक्शन लेगी, और आपका जो है ब्रॉडकास्ट, सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी लेगी, INB मिनिस्ट्री लेगी। ऐसा कि आम आदमी को पता नहीं कि किस किस चैनल पे जाया जाए। अब वो पुलिस का केस क्या खींच लो, आप 10 साल 20 साल खींच लो, क्या करेंगे इसको जो है। तो अल्टीमेटली जो है आपके सामने 2G है 2008 का। जब तक वो मंत्री रहा, सरकार ने परमिशन नहीं दी। कई सेंट्रल मंत्री कहते रहे कि 0 लॉस हुआ है गवर्नमेंट का, और जब आपने अभी स्पेक्ट्रम अनाउंस किया, बेचा, तो 61,000 करोड़ मिले, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल, चाहे इच्छा शक्ति हो जी, मैं इच्छा शक्ति हो मीडिया की भी, कुछ डेडिकेटेड वकीलों की भी, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जोगेंद्र सिंह जी, क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह से इन कंपनियों के चैनल्स को लाइसेंस दिए जाते हैं, INB मिनिस्ट्री चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस देती है, जब शारदा वाला मामला हुआ तो हमने देखा कि उसके चैनलों पर भी कार्रवाई की गई, उसके मीडिया के जितने उपक्रम थे उस पर भी कार्रवाई की गई। क्या आपको लगता है कि इस मामले में भी INB मिनिस्ट्री को या तो सुयो मोटो लेना चाहिए, या फिर जैसा कि आपने जस्टिस कार्टजू जी का जिक्र किया, जो कि इस पूरे तमाम मामलों को देखते हैं, उनको एक लेटर लिखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस ना बांटे जाए मीडिया हाउसेज खोलने के, और जिनको बांट दिए गए हैं उनकी भी एक तरह से जांच हो और ये देखा जाए कि किस तरीके से वो लाइसेंस दिए गए, जबकि इन कंपनियों पर उन्हीं गरीब निवेशकों के पैसे लूटने का आरोप है, जो कि जिसके सहारे और जिस मीडिया के सहारे वो लोग अपनी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल उनकी कॉम्पिटेंस में है, पर मैं सिर्फ अपने देशवासियों से सिर्फ इतना ही कहूंगा आपके चैनल के थ्रू, एक सरकारी अफसर एक कागज के टुकड़े से डरता है। कोई कंप्लेंट लिख के तो देखे 10-15 आदमियों को जो है, चाहे गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कहीं ना कोई ना कोई आदमी जो एक्शन लेगा उनके ऊपर, ये मैं गारंटी करता हूं। और एक बार फाइल खुल गई तो गवर्नमेंट अफसर की जो नियुक्ति, जिसने गलत काम किया है, नियुक्ति होती कागज के टुकड़े पर, उसकी प्रमोशन होती कागज के टुकड़े पर, रिटायरमेंट होती कागज के टुकड़े पर, और डिसमिसल भी कागज के टुकड़े पे होती है। अगर वो कागज शुरू कर दिया तो मेरा मतलब वजह ही कोई नहीं है कि एक्शन ना हो। लेकिन सर हम सोचते हैं, हम चाहते हैं इमीडिएटली बिजली के बटन की तरह हो, वो होता नहीं सरकार में। जरूर करिए, अगर किसी ने गलत किया है तो पॉइंट आउट कीजिए। अगर आपसे गलती होगी है, मैं मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी माफी मांगने को तैयार हूं, ऐसी कोई बात नहीं है जो है। और ये जो है, ये चीजें तो पब्लिक इंटरेस्ट की है, और पब्लिक को थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन कई लोग कॉमन काज के लिए करते हैं, चीजों के लिए करते हैं। ऐसे केसेस को उठाएं तो तभी जाके देश को ऐसे स्कैम से छुट्टी मिलेगी, नहीं तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन सर सबसे बड़ा, सर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, गवर्नमेंट वी डिजर्व। सर सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं माफी चाहता हूं आपसे, कि आज हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, आज उस पर भी बदनुमा दाग लग रहा है, क्योंकि इस तरह
आम लोगों का पैसा लेकर उसके ऊपर अपनी अय्याशी भरी जिंदगी बसर करना और उस काले गोरख धंधे को सपोर्ट सिस्टम के नाम पे न्यूज चैनल खड़े करके इस तरह प्रशासन के ऊपर दबाव लाना, यह कहां तक का सही है सर? नहीं, देखिए ऐसा है, ये चीजें तो सारी डेमोक्रेसी में होती हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, और ये मैं दोहराना चाहता हूं, कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे खराब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक्सेप्ट ऑल दोज व्हिच हैव बीन ट्राइड। अब परफेक्ट आदमी तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अमेरिका में भी यही था। मजाक समझिए कुछ कहिए तो हेनरी किसिंजर से किसी ने पूछा कि क्या कहते हैं आप इन चीजों के बारे में। उसने कहा जी ऐसा है, 90% जो हैं हमारे करप्ट लीडर पॉलिटिशियन, बाकी 10% जो है अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनको भी बुरा नाम देते हैं। तो ये चीजें, तो ये लड़ाई तो शुरू में चलती रही। गीता देख लीजिए, कोई स्क्रिप्चर देख लीजिए, अच्छाई और बुराई में तो लड़ाई चलती रही है। इतना है कि हमें उनका सोल्जर बन के उनके पीछे खड़ा होना है और कहना है कि हम तो इस चीजों को छोड़ेंगे नहीं। जैसे एक बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा सर आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। यहाँ पर मांग पूरी नहीं होती, वो माँ बाप की जान खा लेता है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त कहा। यहाँ पर महेंद्र जैन जी, आपसे भी क्विक रिएक्शन लूंगा। कानून प्रणाली के तहत तमाम एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, बावजूद इसके अब भी कोई सीरियसली एक्शन नहीं होता है। क्या फिर जिस प्रकार से इनके जो रिपोर्टर्स है न्यूज चैनल के, ये जो प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्या वाकई सीरियसली इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? और क्या फिर ये तमाम लोग क्या लॉ से ऊपर है? सर आपकी बात बिल्कुल बराबर है कि ये जो मीडिया हाउस है, ये तमाम अपनी जितनी ताकत होगी वो पूरी इसमें झोंक देंगे कि इसमें आगे कार्रवाई ना हो। और इस वजह से इसमें बहुत स्लो चलते भी है। अभी कोई जैसे पुलिस ऑफिसर सामने तो बताएगा नहीं कि मुझे इसका फोन आया या ये हुआ, लेकिन ये बातें साबित करनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ेगा कि प्रेशर कहां से आया, किसका फोन आया, और वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। अगर पुलिस चाहे तो इसमें उनको सबूत क्या चाहिए वो बोले तो सही, कंप्लेनेंट खुद लाके दे देगा उनको। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों को जो ईमानदारी से काम करना जानते हैं, उनको जिनको रोकने का दावा ये तमाम लोग कर रहे हैं, कम से कम उन अधिकारियों की मदद से अगली बार कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जरूर बनती है। अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो वो समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से दबाव बनाकर सही काम करने वालों को भी रोका जाता है और फिर सारा नेक्सस जो है वो एक सा हो जाता है और सभी लोग एक साथ बदनाम होते हैं। इसके फाइनेंशियल पहलू को समझने की कोशिश करूंगा। उदय हेगड़े जी, आपके पास आकर क्या आपको लगता है कि जो तमाम इनरेगुलरिटीज जो है ये जो बढ़ती जाती है इस पूरे मामले में, जांच ठीक से नहीं हो पाती, इसके पीछे फाइनेंशियल स्कैम्स को लेकर जो हमारे कानून है वो कमजोर पड़ जाते हैं या फिर इनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा? As Mr. Joginder said, अपना लॉ जो है it's very old, it's more than 100 years. तो लॉ probably may be old, but I think it can still be implemented to some extent. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी एफआईआर होने के बाद भी पुलिस इज नॉट मेकिंग अ मूवमेंट, और ये स्कैम्स ये स्कैम स्टॉप नहीं होता है। जैसा भूपेंद्र साहब ने बोला, क्या वो अगर वो ग्रुप को पकड़ा, हमें साई ग्रुप, पूरा ग्रुप को पकड़ बोल के सेबी से इट इज साई ग्रुप, द फुल ग्रुप, नॉट जस्ट साई प्रसाद प्रॉपर्टीज और साई प्रसाद फूड्स एंड इंक्लूडिंग द प्रमोटर्स, दैट इज व्हेन द पर्टिकुलर स्कीम कैन बी स्टॉप। अगर वो एक ही कंपनी की ये करते हैं तो देन दे कैन फॉर्म मल्टीपल कंपनीज एंड टेक द मनी आउट। तो ये जो स्कीम चलाना है, आई थिंक इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल ये कंटिन्यू प्रोसेस जरूर है यहाँ पर, लेकिन सीधे चलते भूपेंद्र सिंह जी के पास में। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से जोगिंद्र सिंह ने जो कुछ कहा है कानून प्रणाली के तहत कि दबाव में नहीं होता है, और जिस प्रकार से ये तमाम साई प्रसाद समूहों का जो काला चिट्ठा, जो काला चेहरा जो सामने आज आया है, क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? बताना चाहता हूं कि आपने देखा हो क्योंकि 2013 में कानपुर में इनके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च थी। आज तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची कोई पता नहीं है। आज मैं बोलता हूं, जैसे सर ने बताया कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा, न्यू लुक रिटेल करके एनमार्ट करके कंपनी थी, वहां पे एक छोटी सी कंप्लेन हैदराबाद में विशाखापट्टनम में हुई थी। वहां के पुलिस की इच्छा शक्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा, इच्छा शक्ति मेन होती है। उन्होंने तुरंत, पुलिस गई, खाली एक छोटे से कंप्लेन में पुलिस ने मैजिस्ट्रेट ऑर्डर लिया। जो गोपाल शेखावत जी है उनका अरेस्ट वारंट की, उन्होंने अरेस्ट वारंट मांगा उनसे, तो अरेस्ट वारंट की कॉपी ली और वो तुरंत निकले सूरत में। सूरत से वहां से उन्होंने उनके डायरेक्टर्स को और गोपाल शेखावत जी को अरेस्ट किया है। तो इच्छा शक्ति की बात होती है, इच्छा शक्ति है। जैसे आप अब मुझे बताइए,
अभी सेबी में भी थे, सेबी में भी 2 ऑफिसर ऐसे थे जिन्होंने सहारा ग्रुप, कोई सोचता नहीं था कि सुब्रत रॉय जैसे सहारा श्री भी अरेस्ट होंगे आज, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे डी अब्राहम साहब थे, सेबी के होल टाइम मेंबर थे, और वहां के चेयरमैन जो थी भावे साहब, आज आप मुझे बताइए इच्छा शक्ति के कारण आज सुब्रत रॉय सहारा श्री जेल में है। तो इच्छा शक्ति की बात है कि इच्छा शक्ति ऐसा नहीं कि किसी में थोड़े में कम है ज्यादा है। आप अब ये बताते हो प्राइस चीट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट, ये तो हर स्टेट में है, तो हैदराबाद इसमें आगे क्यों है, हम लोग इसके पीछे क्यों है, यूपी पीछे क्यों है, महाराष्ट्र क्यों नहीं। आज आपने जब प्राइस चीट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट में आपने केस रजिस्टर किया है, आपको क्या प्रूफ चाहिए? आप सेबी को लिखिए, आप आरओसी को लिखिए। अगर आपको नहीं प्रूफ मिले तब बताइए, क्योंकि आरओसी ने क्लियर कट जब ईओडब्ल्यू का रिपोर्ट आई है, ईओडब्ल्यू की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के एसपी थी, मैंने आरटीआई में पूरी कॉपी ली है, उनका क्लियर कट है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो एड्रेस दिया है ये गोवा का दिया है, लेकिन वहां पे एक छोटा सा घर है, उसमें एक प्यून और एक क्लर्क ये खाली चलाते, लेकिन इनका पूरा जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी, पूरा जो ये प्लान चलाते हैं ऑफिस, ये पूना में है। अब ये बताए सबसे पहले स्कैम तो यही होता है, तो पुलिस को ये इंक्वायरी नहीं है। आप आरओसी को लिखिए, आज आरओसी के पास स्पेशल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की स्पेशल पावर है, आज सेबी के पास जो स्पेशल पावर दी गई है। हम लोग बोलते ठीक है कानून 100 साल पुराना है, लेकिन ताकत तो है आपके पास। आपने जब सहारा श्री जैसे को किया, मोडस ऑपरेंडी तो सेम है। आप देखिए वो भी लैंड का करते थे, पीएसएल भी लैंड का करते हैं, और साई प्रसाद भी, साई प्रसाद के जो मालिक है ये पीएसएल से छूट के आए हुए हैं, वहीं पे काम करते थे, तो उनके लिए अलग कानून और साई प्रसाद के लिए अलग कानून। मैं तो पहले जैसे आपने बताया सर ने कि ये देखिए सहारा श्री, सहारा का भी एक न्यूज चैनल है, पीएसएल इनका भी एक न्यूज चैनल है, और ये साई प्रसाद इनका भी है। सबसे पहले आप ये स्टिंग ऑपरेशन की जो कॉपी है, मार्कंड खातू जी है जो काउंसिल के प्रेस काउंसिल के चेयरमैन, उनको लिख के, और आईबी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, इनको रख के पहले तीनों चैनल का लाइसेंस कैंसिल हो जाए, ताकि फिर इन पे न्यूट्रल, ताकि ये कोई भी कार्रवाई को इन्फ्लुएंस ना कर सके, कोई भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। जैसे ये अपने बॉस के सामने बता रहे हैं, जब ये सब दिखेगा ही नहीं तो ये इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टिगेशन को। उसके बाद पुलिस की भी जो भी कानूनी प्रक्रिया, सेंट्रल एजेंसी, इनकी भी इच्छा शक्ति चाहिए कि हम लोग भी आगे जाके पूरा सामने से करें। आज कंप्लेन देने के, किसी इन्वेस्टर ने कंप्लेन दिया, उसके बाद आपने कार्रवाई चालू की, लेकिन हम लोग तो आपको रेगुलर दे रहे हैं। कानपुर के एफआईआर की कॉपी दी। आज ये होता है कि जब एफआईआर लॉन्च होती है तो इनकी कंपनी पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए, तो ईडी को हम लोगों ने, ईडी के पास गए थे, उनको भी दिया, तो उन्होंने बोला पीएसएल का एग्जांपल दिया था कि एफआईआर लॉन्च हो तो बताइए। आज साई प्रसाद की एफआईआर लॉन्च है, ये कॉपी देके आप उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर करिए। मतलब ऐसा अगर नहीं हो सकता है तो ये मल्टी स्टेट जो एफआईआर है, आप जैसे पीएसएल के मैटर में सेबी खुद सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो इस मैटर में भी आप जाइए ना कोर्ट में और बताइए सर ऐसा ऐसा बैन किया है, लेकिन ये अलग कंपनी के नाम से करते हैं, तो ये किसी सेंट्रल एजेंसी को आप दे दीजिए, ताकि इनके हर शहर में इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च है, तो सब एफआईआर कलेक्ट करके सीबीआई को दे दीजिए, एनआईए को दीजिए, किसी एजेंसी को दीजिए, ताकि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि बाकी दूसरी जो कंपनी है चिट फंड कंपनी, वो सतर्क हो जाए और तुरंत धंधा बंद कर दे। बिल्कुल जोगेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो भी इस तरह की कंपनियां जब मीडिया का सहारा लेती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ ऐसे लोगों को रखती है जो कि मीडिया के बाहर सत्ता में दखल रखते हैं, लोगों से उनके संपर्क अच्छे होते हैं, बड़े बड़े संपादकों को, क्योंकि सैलरी तो कोई संपादक भी लेता है, जाहिर सी बात है, मोटी सैलरी का लालच, आखिरकार इस तरह की कंपनियों से जुड़ने में कामयाब हो जाते हैं वो लोग और जुड़ जाते हैं। पीएसएल का जिक्र किया, वहां भी यही हालात है कमोबेश। सहारा का भी एक बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क जो है वो पूरे देश में चलता है। क्या आपको लगता है कि दरअसल जो मीडिया में बैठे तमाम बड़े संपादक है, जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि एक बड़े संपादक ने अपना चैनल खाली इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि एक खास शख्सियत का इंटरव्यू जो है वो फिक्स था, क्या आपको लगता है कि नैतिकता की भी कुछ कमी आई है और इस तरह के जो संपादक और बड़े पत्रकार है वो पैसे के नाम पर ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ जाते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता और फिर उसके बाद जो है वो पतन का सिलसिला शुरू होता है पत्रकारिता में भी और पूरा जो सिस्टम है उसको भी डिग्रेड करते हैं ऐसे लोग? देखिए साहब, कुछ अच्छे आदमी को छोड़ के हर चीज, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो किसी असेंबली का मेंबर हो या पार्लियामेंट का हो, वो उसको बिजनेस में पैसे में कन्वर्ट करने की होड़ शुरू हो गई है, चाहे वो गवर्नमेंट अफसर हो, क्योंकि वी आर द 97th मोस्ट करप्ट कंट्री। हमें 34 अंक मिले हैं आउट ऑफ 100। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो बर्न बेस्ड एनजीओ है, 10-12 एजेंसियों से पूछ के हर देश की असेसमेंट करती हैं। तो ये तो बिजनेस हो गया है, ये नहीं है कि इसका जो है धर्म कर्म के लिए है। ये तो मान के चलना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप सिर्फ धर्म कर्म के लिए करेंगे तो फिर चैनल अगले दिन बंद हो जाएगा। वो बिजनेस भी चलाते हैं और इसको यूज भी करते हैं अपना बिजनेस फॉरवर्ड करने के लिए। ये रियलिटी लाइफ की है और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, हर जगह पे है, हर देश पे है, चाहे उसका नाम एडवर्टाइजमेंट है। जी अभी आपका एक टीवी चैनल था जिसके कुछ सीनियर अफसर जो बंद रहे कि उन्होंने एक कंपनी से 100 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट मांगी थी। तो आपने जो कहा है नैतिकता की, एथिक्स की, उसको थोड़ा बहुत ज्यादा धक्का लगा इस देश में। हम तो कहते हैं कि बड़ा महान देश है, हम यहाँ तक करिए, हम ये रहे हैं वो रहे हैं, पर वो जो मोरालिटी है, आज जो हमें उपदेश दिए हैं हमारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स ने, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, उनकी हमने ऐसी की तैसी कर दी। मोस्ट ऑफ द पीपल, कुछ लोग अभी भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे लोग ही खराब हैं। तो मुश्किल ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो आगे नहीं आते, इन चीजों में पढ़ते नहीं कि हमने क्या करना है इन चीजों के लिए। सर जोगिंदर सिंह जी, मैं यहाँ पर आपने जो अभी जिक्र किया है अच्छे लोग नहीं आते, मैं सर आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो चेयरमैन है माननीय जहीर अहमद साहब, इन्होंने उन 30 लाख निवेशकों को इंसाफ दिलाने के लिए ये सवाल उठाया है। और ये सवाल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है बल्कि पूरे समूहों के लिए। सर 30 लाख लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई इनके पास देते हैं, उस कमाई का उनको रिटर्न्स तो छोड़िए सर, वो पैसा पूरा का पूरा ठग लेते हैं और पैसे मांगने पर इस तरह का दबाव प्रेशर समाज के ऊपर, प्रशासन के ऊपर लाते हैं। यानी अगर वो आम इंसान जाए तो फिर कहां जाए सर। और ऐसी शख्सियत जो हमारे चेयरमैन साहब है, जो ये जब सवाल उठाते हैं तो उल्टा उन्हीं की बदनामी की जाती है। अब ऐसे सिस्टम में कैसे जिया जाए? नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ हमें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। लालच हो जाता है। मेरी अपनी बहन थी, अब जिंदा नहीं है, तो मुझे कहने लगी तुम्हारी तनख्वाह में क्या गुजारा होता है, ये चिट फंड कंपनी है, इसको 1000 रुपए हफ्ते का दे दो तो साल बाद इतना पैसा देगी। मैंने कहा मेरे पास जो आता है काफी है, मुझे और नहीं चाहिए। उस बेचारी का भी पता नहीं कितने हजारों रुपया डूब गया, मर गई बेचारी, अब तो जिंदा नहीं है। सरला उसका नाम था। तो ये जो हमारा भी लालच है, मुझे भी परस्यूट कर दी। मैं कहा नहीं, मुझे कोई ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। आम आदमी जो है ना, हमें जो है गेट रिच क्विकली, इमीडिएटली अमीर बन जाए, वो हमें चाहिए। जादू का कोई चक्कर चलाना चाहिए। तो ये इसी ह्यूमन नेचर पे लोग, ये चिट फंड कंपनियां, चाहे वो शरदा हो, चाहे ये इसकी हो या किसी और की हो, इन बेसिस पे काम करते हैं। बिल्कुल सर आपके साथ सर आपसे एक छोटी गुजारिश करूंगा, मैं यहाँ पे माफी चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे साथ में बने रहे इस चर्चा में। हम यहाँ पे फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि प्लीज आप हमारे साथ बने रहे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ऑपरेशन यस बॉस में और क्या क्या खुलासे हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो आंकड़ा आप जानते कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़। पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना, उस कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया, जलवागार है, काबिले तारीफ है, जो सुना था उससे बढ़कर पाया है। तू करामाती है, तू सच्चा पीर है। वो आंकड़ा आप जानते कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़। पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं?
ध्यान रहे, ऑपरेशन यस बॉस में दिखाई जा रही फुटेज साईं प्रसाद की गोवा में हुई एक बैठक की है और ये वीडियो साईं प्रसाद के ही एक कर्मचारी ने शूट किया है। इसमें दिए गए बयान साईं प्रसाद और न्यूज एक्सप्रेस से जुड़े लोगों के ही है। लेमन न्यूज का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इन बयान के आधार पर कुछ सवाल उठा रहे हैं जिनका जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक फुटेज लेमन न्यूज के हाथ लगी जिसमें उन तमाम बयानात का जिक्र था जिसमें साईं प्रसाद के मीडिया समूह से जुड़े कुछ लोगों ने खुद ये कबूला कि किस तरह से वो सिस्टम पर दबाव बनाते हैं और साईं प्रसाद के मातहत जो काम करने वाले दूसरे कर्मचारी है जो लोगों से निवेश के नाम पर पैसा ठगते हैं, उनको बचाने का, उनको जेल से छुड़ाने का काम करते हैं। इन्हीं में एक शख्स है एसपी त्रिपाठी। उन्होंने बहुत सारी बातें इस दौरान कही। क्या कुछ कहा एसपी त्रिपाठी ने और क्या किस तरह के दावे किए, आइए आपको सुनवाते हैं। विनोद श्रीवास्तव जी नहीं है, मोहित जी हैं यहाँ। मैं बिल्कुल उदाहरण सहित बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक एसपी और एक कलेक्टर ऐसे पदस्थ हैं जिन्होंने कभी इस नाम नहीं लूंगा, एक मेरे रिश्तेदार हैं कलेक्टर, जिन्होंने इस कंपनी से कभी पैसे की डिमांड की थी। 1 रुपए आज तक उनको उन्हीं की चाय पी है, चाय भी नहीं पिलाई। उन्होंने चैलेंज किया था, उसमें एक कलेक्टर ने हमसे कहा था, कुछ हमारी कंपनी के बारे में कह दिया था। हमने कहा सारी रिश्तेदारी नातेदारी एक तरफ, मैंने उनको जो जवाब दिया था उसकी वजह से हमारी उनकी दुश्मनी हो गई और वो दुश्मनी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, हो चुकी है लगभग। लेकिन बॉस, मुझे गर्व है, मुझे बाबा की कृपा पर भरोसा है कि अभी तक हमारी उस कंपनी में चहल पहल बनी हुई है। आधे घंटे के लिए उन्होंने लाख प्रयास कर लिया, आधे घंटे के लिए भी वो बंद नहीं कर पाए और मुझे विश्वास है कि उनकी कलेक्टरी चली जाएगी लेकिन मेरी कंपनी में चहल पहल बनी रहेगी और आगे बढ़ेगी। तो देखा आपने किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एसके त्रिपाठी। ये वो मुलाजिम है जो खुद मध्य प्रदेश का ब्यूरो हेड है और अपने मालिक के लिए क्या कुछ कर रहा है, उस करने में उसे कितना फक्र महसूस हो रहा है, ये वो तमाम बातें कह रहा है। यहां पर इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ में बलजीत परमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता है यहां पर। और इस चर्चा में सबसे पहले मैं यहां पे जानने की कोशिश करूंगा महेंद्र जैन जी आपसे, कानून प्रणाली के तहत कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता है थोड़े लूपहोल्स भी होते हैं, क्या उन्हीं लूपहोल्स का यहां पर फायदा उठाया जा रहा है, इसीलिए वक्त लग रहा है इन समूहों के उन कर्ता धर्ताओं को सलाखों के पीछे जाने के लिए? देखिए, यह सिग्नल तो बिल्कुल जा रहा है कि लूपहोल्स का पूरा फायदा उठाया जा रहा है जी। अभी एक बात बहुत अच्छी कही थी भूपेंद्र जी ने कि अगर यही कोई साधारण आदमी होता तो पहले उसे अरेस्ट करते और फिर इन्वेस्टिगेशन करते जी। लेकिन यहां पर उनको अरेस्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है जी। ये प्रणाली कुछ जम नहीं रही है क्योंकि उनको क्या चाहिए, हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, उनको सिर्फ 1 दिन का वक्त लगता है, सेबी और जहां भी उनको कांटेक्ट करना है वो करके तुरंत उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। बिल्कुल। बलजीत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलजीत सर, आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि दरअसल ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता है, किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित ये लोग करते हैं। सिस्टम मीडिया को प्रभावित करता है, मीडिया सरकार पर दबाव डालता है, सरकार अपने मातहत आने वाले लोगों को काम का तरीका बदलने के लिए मजबूर करती है। कि आपको लगता है कि इससे छुटकारा पाना इतना आसान है या फिर पूरे के पूरे कानून जो है वो बदलने होंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी जैसा कि सहारा के मामले में हुआ, तब जाकर कड़ा संदेश बाहर जाएगा? देखिए, ये आज नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस कोई भी रहे हों जिनका कहीं ना कहीं कोई कानून के खिलाफ काम करने का इरादा रहता है, वो एक मीडिया हाउस जरूर बनाते हैं। पहले अखबार चलाया करते थे, अब टीवी चैनल शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के पीछे इंडस्ट्रियल ग्रुप था, फिर रिलायंस वालों ने अपना अखबार भी चलाया, मैगजीन चलाया, उसके बाद सहारा ने अपना अखबार चलाया, मैगजीन चलाया, चैनल चलाई। तो इस तरह से ये एक पुरानी एक परंपरा चली आ रही है कि अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए और अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को किसी न किसी तरह कमज़ोर करने के लिए या उनको गुमराह करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन जिस हद तक वो जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी आज के दिन में बढ़ रही है मीडिया में, कुछ अनसरप्लस जो एलिमेंट्स हैं समाज में, वो एक खतरे की घंटी है हमारे सबके लिए।
और मैं चाहता हूं कि हमें सब मीडिया वालों को मिलके एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि जो लोग अपने खुदगर्जी के लिए मीडिया का इस्तेमाल बड़े गंदे तरीके से करते हैं उनके ऊपर रोक लगे, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो जब इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो गलतियों का साथ देते हैं उनको भी को कंस्पिरेटर बना के कंस्पिरेसी के तहत उनके ऊपर भी मुकदमा चलाए तो शायद कहीं कोई लगाम लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये खरपतवार जब तक साफ नहीं होगी तब तक मीडिया का वो पुराना स्वरूप शायद वापस नहीं आ पाएगा, जिससे आम लोग उम्मीद करते हैं कि उनको न्याय मिल पाएगा। जब बाकी प्रणालियां फेल हो जाती है तो मीडिया सहारा बचता है ऐसे लोगों की बात ऊपर तक पहुंचाने का, लेकिन जब उसको भी इस तरह का दाग लग जाए और इस तरह की घुन जो है वो लग जाए तो फिर बेहद मुश्किल राह दिखाई देती है। मैं आपको वो बाइट सुनवाता हूं, प्रसून शुक्ला जो कि इसी कंपनी के इसी न्यूज चैनल के एक मुलाजिम है, बड़े ओहदे पर काम करते हैं, वो किस तरह से पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। जब कानपुर में उनकी कंपनी का एक अधिकारी गिरफ्तार किया जाता है तो कैसे वो अपने दांव पे चलते हैं और उसको बाहर निकालने की जुगत में लग जाते हैं, ये इस बयान के इस हिस्से में सुनिए। कानपुर में साईं प्रकाश के खिलाफ एक केस दर्ज होता है, उनके मालिक आते हैं, उनको पुलिस पकड़ती है। मुझे जो एसएसपी के जरिए मालूम चला, एसएसपी यादव नाम है उनका, उनके जरिए मालूम चला कि आपकी कंपनी के लोगों ने ही कहा कि अगर कुछ आप करेंगे तो कुछ मिलेगा। वो आंकड़ा आप लोग जानते हैं कितना था? बता दो सर, 5 करोड़। 5 करोड़ केवल सरकार से मिलता है चुनाव में, यानी पूरे प्रदेश की जो सत्ता बागडोर संभालने वाली होती है वो मीडिया को मैनेज करने के लिए 5 करोड़ रुपए मैक्सिमम देती है। उतना हमसे मांगा जा रहा था एक एसएसपी को। आपको लगता है देना चाहिए था? आपको लगता है एसएसपी ने इतना मांगा होगा? उसके बाद एमडी साहब ने चैनल हेड को बोला कि आप इस मामले को देखिए। एक कम अनुभवी व्यक्ति को भेजा गया वहां, जो कि एमडी साहब की बिना जानकारी में गया। अब आप बता रहे थे कि जो रिपोर्टर का संबंध नहीं होता है जेडएम से या रीजनल मैनेजर से, उसका नुकसान क्या होता है। शुरू हो गई कसर, इसको काम करने ही नहीं देना है। वो रुक कहां रहा है, वो जा कहां रहा है, मिल किससे रहा है, उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसके बाद उसको लगा कि किसी भी तरीके से मैनेजमेंट का दबाव था, किसी भी कीमत पे कितना भी पैसा खर्च हो जाए उसको तुरंत बाहर निकालो। पैसे अंधाधुंध बांटे गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो सीधे चलते बलजीत परमार जी के पास। मैं सर आपसे जाने की कोशिश करूंगा सीधे सीधे साफ तौर पे, इन्हें किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं है, सीधे सीधे कह रहे हैं कि अपने मुलाजिम को छोड़ने के लिए 5 करोड़ मांगे जा रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि 5 करोड़ सरकार देती है मीडिया मैनेज करने के लिए। इस तरह का घिनौना आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है, कितना सीरियस है ये मामला? मुझे बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 35-36 साल मीडिया में रहने के बाद जी अपने आप को ऐसी सब बातों से बचाए रखने के बाद आज मुझे इस किस्म के पत्रकारों की ऐसी भाषा सुनने को मिल रही है, या तो शर्म से उनको मर जाना चाहिए या हमें कहीं डूब जाना चाहिए। ये मेरे हिसाब से कोई पत्रकारिता नहीं है, ये क्रिमिनल लोग हैं। ये क्रिमिनल से हमें मुक्ति पानी पड़ेगी चाहिए, और ये मीडिया के अंदर की गंदगी मीडिया ही खत्म कर सकता है। मुझे लगता है जोगिंदर सिंह जी साथ में बैठे हैं, हमारे सीबीआई के चीफ रहे हैं। चारा घोटाला इन्होंने खत्म किया, उसको बाहर लाए। हर्षद मेहता का स्कैंडल, इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का इन्होंने नंगा किया। इतने साल इन्होंने बेदाग जिंदगी पुलिस महकमे में रहते हुए बताई। मैं उनके से भी सलाह मांगूंगा, जोगिंदर सिंह जी आपके नज़रिए में ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए जो पत्रकारिता के अंदर जो गंदगी को साफ किया जा सके? देखिए साहब, ऐसा है कि जब कोई सरकार कानून लाने की कोशिश करती है तो मीडिया में सारे में इकट्ठे हो जाते हैं ये सेल्फ रेगुलेट करे। तो मैं समझता हूँ यही तरीका है कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो है थोड़ा सा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर दिया जाए। जो भी आदमी अनएथिकल कंडक्ट करे तो उसको जो है सूटेबल, जो भी जज साहब कहें, बैन ऑन लाइफ, रिमूवल फ्रॉम मीडिया, या उसकी प्रोफेशन पे कोई ना कोई बंदिश लगा ली जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ, देखिए मैं मीडिया को कंट्रोल करने के बारे में इसलिए नहीं, हक में नहीं हूँ।
अगर मीडिया नहीं होता तो कितने भी स्कैम जो आते हैं, मैं मानता हूं त्रुटियां हैं इसमें, गलतियां भी करते हैं लोग, पर पॉइंट इज हियर, अगर आप बंदिश कर देंगे तो वो सरकार के ही गुण गाते रहेंगे जो कर रही है, ठीक है। और अमेरिका ने 1776 में अपना विधान बनाया था, इस चीज को ख्याल रखते हुए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लगाया जाए, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस शैल नॉट मेक लॉज अब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, वहां की जो पार्लियामेंट उसको कांग्रेस बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट को, कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसमें से कि मीडिया की आज़ादी पे फर्क पड़े। देखिए, जिंदगी में भी अच्छे आदमी भी होते हैं, खराब भी होते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ गुड पीपल हमें वो टॉलरेट करना पड़ेगा ऐसे आदमियों की ये। पर मैं समझता हूँ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को थोड़ा टीथ दिए जाएं, लोगों को यकीन भी होगा कि एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का जो कहेगा सोच समझ के कहेगा, और ऐसी कोई बात नहीं कि सारे ही खराब हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ बयास भी होता है, कुछ पेड न्यूज का भी होता है, मैं सब मानता हूं, पर ऑन द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आप चाहे वो 2G ले लीजिए, चाहे बफोर्स ले लीजिए, चाहे हर्षित मेहता का ले लीजिए, चाहे आप कोलगेट ले लीजिए, चाहे रेलगेट ले लीजिए, अगर ये मीडिया फ्री नहीं होता तो ये कोई चीज भी नहीं आती। और हर एक की ये कोशिश होती है दबाने के लिए, कहा जाए कि ये तो देवता लोग हैं, तो कुछ मीडिया में गट्स तो है वो दिखाने के लिए ये चीजें, जैसे आपने दिखा दिया 30 लाख इन्वेस्टर्स के लिए, तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पर मैं समझता हूं कि अगर वी शुड नॉट थ्रो द बेबी विद द टब, कि जो है इंडिपेंडेंस को सेक्रीफाइस किया जाए कि एक दो है ब्लैक शिप मिल गई हैं, वो हर वॉक ऑफ लाइफ में है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो टैक्स एवेडर हो, तो ये लाइफ मिक्स्ड बैग है। पर आई एम ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ मीडिया, जो भी कहना चाहे, तो जैसे आपने एक्सपोज कर दिया दूसरे को, तो ये अधिकार तो मीडिया के पास ही होना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ भी कर ले। और मैं ये भी जानता हूं कि बड़े गट्स चाहिए ये चीज एक्सपोज करने के लिए। एक बार मेरे एक एडिटर बड़े दोस्त थे, तो मैंने कहा फलां अखबार ने ये गड़बड़ की है, तो मुझे उसका बड़ा अच्छा जवाब था, मैं ये कहना चाहूंगा। तो उसने कहा, देखिए साहब, मैं इतना कहूंगा कि डॉग डज नॉट ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता, तो एक मीडिया वाला दूसरे मीडिया वाले के खिलाफ नहीं होता। इसलिए तो मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपने ये चीजें रेस की हैं, पब्लिक नॉलेज में लाए हैं, ताकि इससे उनको सूटेबल सजा तो वैसे ही मिल जाएगी कि ये जो है क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और जो है कोई यकीन नहीं करेगा ये आदमी वैसे ठीक है। शायद इसका असर कुछ साल तो रहेगा ही रहेगा। तो सुझाव यही है, स्ट्रेंथन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको थोड़ा दान दीजिए, टीप दीजिए, सजा देने की पावर दीजिए। आई डोंट से मिनिस्ट्री, क्योंकि मिनिस्ट्री जो है, हालांकि जो प्रेजेंट INB मिनिस्टर मेरा नेफ्यू है, वो बात अलग है। तो ये जज पे तो सभी को यकीन है, मुझे पॉलिटिशियन किसी पे यकीन नहीं। अगर आपने पावर मिनिस्ट्री को दे दी, चाहे कोई भी हो, मेरा दोस्त भी हो, रिश्तेदार भी हो, तो मैं नहीं ट्रस्ट करूंगा उन लोगों के लिए। जैसे आपने 5 करोड़ दिखा दिया है, आदमी तो वही है, उसको शायद कीमत उसकी बढ़ जाएगी जो करने के लिए जो है। तो ये आप ये विचार मन में रखिए। बाकी पैनलिस्ट से पूछ लीजिए कि वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा यहाँ पर सर आपने। और सीधे चलते हैं भूपेंद्र सिंह जी के पास में। भूपेंद्र सिंह जी, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे क्विक रिएक्शन लूंगा कि जिस प्रकार से ये निवेशक हालांकि 30 लाख से भी कम से कम कई ज़्यादा तादाद में है, हालांकि अब तक का जो रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, जो हमें हाई कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक आया 2012 तक का 30 लाख, यानी ये लगभग 1 करोड़ के लगभग पार हो चुका है, क्योंकि सेबी ने इनके ऊपर सख्ती लगाने के बावजूद भी ये इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं निवेशकों से। तो ये किस ऑफेंस में है सर? सर ऐसा है कि आपको ये 30 लाख का फिगर निवेशक का किसने दिया मुझे पता नहीं है। इनके एजेंट ही कम से कम 4-5 लाख होते हैं, तो निवेशक 30 लाख कैसे होंगे, मुझे आप बता दीजिए थोड़ा सा। कंपनी में टोटल 8 करोड़ के आसपास उनके एजेंट है, और ये उसी तरफ की कंपनी है। और अब जैसे आप बताओ, ये इनके जो एजेंट होते हैं, अभी साई प्रसाद बंद हो गए, ये हुए, तो सेबी के पास है।
आप उनके पावर जो है, और आप इस बार उनको एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हो। जैसे अभी कोई आवाज मैं सुनी थी, आपने बताया प्रसून शुक्ला जी का, जो बोल रहे थे कानपुर में उन्होंने मैनेज किया है। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सीडी लेके आप, अगर वो एक लेटर के साथ अगर वो कानपुर के ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाती कि साहब आप ये बोला गया है, आपने 5 करोड़ मांगा था इसीलिए, और थाने के भी पुलिस ऑफिसर को यही सीडी दी जाए ना कि सर ये ऐसा बोलते तो कल आपके बारे में भी ये बोलेगी, तो इसीलिए आप इन्वेस्टिगेशन को लंबा चला रहे हो क्या, कि आपका भी कोई इसमें चल रहा है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि ये सीडी तुरंत भेजी जाए। और सेबी का, जैसा आपने पूछा मुझसे, सेबी के पास अकाउंट्स ऑफ बुक्स चेक करने का, इनका जो ट्रांसफर ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स होता है जो हम हर कंपनियों में डालते हैं, उसका स्पेशल पावर है। इनको पहले क्या होता था, पहले ये सेबी को पावर थी कि आप उनको लेटर लिखोगे और उनसे मंगाओगे। आपको पावर है कि आप जाके जब चाहे तब, जैसे पुलिस की रेड होती है, आप वहां जाके ऑफिस में तुरंत आप चेक कर सकते हो, अकाउंट्स चेक करो, जो भी चेक करना है। तो मैं बोलता हूं 1-2 कंपनी, आप आज एक कंपनी आपने साई प्रसाद प्रॉपर्टीज पे एक्शन लिया, कल इन्होंने साई प्रसाद फूड्स पे स्टार्ट किया, फिर अब स्टार्ट किया साई प्रसाद कॉर्पोरेशन पे। मैं बोलता हूं एक ही साथ आप पूरे ग्रुप के अकाउंट्स क्यों नहीं सीज कर रहे हो? आप इनको पूरा अकाउंट सीज करो, पूरे ऑफिस सीज करो, ताकि ये पूरे ग्रुप्स का, ताकि दूसरी और तीसरी कंपनी नहीं स्टार्ट कर सके। आप मुझे बताइए, इसमें कोई बहुत बड़े लोगों का पैसा नहीं जाता है, एकदम जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, जैसे बताया गया जाता है, वो बोले जाता है ना कि आप मुझे बताइए एक रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, ये एक साथ में कोई बड़ी अमाउंट, मतलब उनको कोई खरीदना हो तो इनको सपना ही देखा जाता है, बेचारा सपना सपने में रहता है। तो आज ये सब जो कंपनियां हैं सपना बेच रही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम पड़ता है कि अंत में 4 साल बाद इनका सपना टूटने वाला है, और उसी का इन लोग फायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा जमा करूंगा, एक बात मुझे मोटी रकम मिलेंगी तो मेरी बेटी की शादी हो या मुझे कुछ लेना हो, घर लेना हो, क्योंकि आज एक साथ में कोई भी चीज लेना बहुत नामुमकिन है इस महंगाई के जमाने में। तो ये थोड़ा थोड़ा करते, चलिए भूपेंद्र सिंह जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। दरअसल ये पूरे दावे यहीं खत्म नहीं हो जाते जो अब तक हमने आपको 3-4 बयान इस कंपनी के मुलाजिमों के सुनाए, बल्कि इनका दावा यहाँ तक है कि पुलिस इनसे इतना खौफ खाती है कि अगर 2 ट्रक भर के पुलिस भी इनके किसी अधिकारी को गिरफ्तार करने पहुंचती है तो ऊपर से दबाव के बाद वो तमाम पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कहा है एसपी त्रिपाठी ने इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। एक केस हुआ था, छोटा था बड़ा था सर का फोन आता है, मैंने फीड किया हुआ था कि कहां है, सुबह 4 बजे। अब वो तो सर का फोन आया, हमने कहा सर यहाँ, बोले एक जगह चलना है। हमने कहा सर बताएं तो कहां? हम सोचे शायद भोपाल आसपास। 4:30 पौने 5 बजे सर का फिर फोन आता है, थोड़ा लोकेशन बताइए घर का। हमने कहा तो पहुंच गए। हमने कहा सर है कहां? बोले आपके चौराहे के आसपास। मैं भागता हुआ, आंखें मसलता हुआ बाहर गया, देखा तो सर की गाड़ी, बोले लाल रंग की होंडा सिटी है। मैंने कहा सर आ गए। हमने कहा सर मंजन तो कर लूं। मंजन की बोले जल्दी चलिए। अब जब हम गाड़ी में बैठ गए तब बताया राजगढ़ चलना है, यानी 150 किलोमीटर दूर। हमने कहा सर हुआ क्या? बोले वहां ब्रांच मैनेजर को बंद कर दिया है, लॉकअप में बंद है, ब्रांच सील कर दी है और उसको मारा भी है रात में। पहली बार मैं अपनी कंपनी काम से जा रहा था। हमने कहा चलते हैं सर। मैंने इधर उधर मिलाया, मेरे पास नंबर नहीं था। इत्तेफाकन वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर हमारे मित्र निकल आए कहीं से। मैंने नंबर लिया, सर के साथ बैठे बैठे गए। सुबह 6:30 बजे उनकी घंटी बजाई। सर ने कहा कि जाना उचित होगा। मैंने कहा सर आप एसपी त्रिपाठी के साथ हैं, हमारे मित्र हैं। सर हम लोगों ने चाय पी थी, डीएम ने अपने हाथ से चाय बनाई थी। भोपाल ऑफिस में मैं हिल गया नीचे से ऊपर तक कि जहां मीडिया बैठा है वहां भोपाल ऑफिस में 2 ट्रक पुलिस और 2 इंस्पेक्टर, एक एडिशनल एसपी सब ऊपर, और हमारे आदरणीय वरिष्ठ सहयोगी इस समय नहीं है यहाँ, वो गायब हो गया ऑफिस। हमें मोहित जी ने फोन किया, हम गए, मोहित जी को घेरे हुए थे ऊपर ऑफिस में, घेरे हुए थे आपको। वहीं से इत्तेफाकन बाबा की कृपा हुई कि मैंने फोन लगाया। डीजीपी सामान्यतः फोन ही नहीं उठाते हैं, 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। उन्होंने फोन उठा लिया। फोन उठाया, मैंने कहा भाई साहब मैं अभी मिलना चाह रहा हूं 2 मिनट। बोले क्या हो गया, फोन बताओ। वो डीएसपी सुन रहा था, उसने सोचा इसे दे रहे होंगे। इत्तेफाकन मैंने वकील को लेके गया, उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने बोला यार मैं इस मामले में, हमने कहा नहीं आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, बोलना है आपको। उन्होंने बोला, आईजी को बोला, आईजी ने उनको बोला, जो वर्मा जी गए थे एडिशनल एसपी आजकल मंदसौर के एसपी, उन्होंने मंदसौर जाने के बाद फिर किया था, वो भी अभी तक मंदसौर में कुछ हुआ नहीं हमारा। तो उन्होंने कहा नहीं सील करके जाऊंगा, आपको ले जाने की बात कर रहे थे। बोले अभी सील करूंगा, हटो यहां से। और भागते हुए गए थे सारे पुलिस। आप बताइए ना, पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं?
तो दावा ये कि पुलिस वाले भागते हुए इनके ऑफिस से गए थे। जो पुलिस इनके ऑफिस को सील करने पहुंची थी 2 ट्रक भर के, उसमें एक डीएसपी भी मौजूद थे। ये तमाम लोग वहां से भागे क्योंकि ऊपर से इन्होंने फोन कराया, ऊपर से इन्होंने दबाव डाला। जोगिंदर सर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह का बयान ये दे रहे हैं और बाकायदा टाइम और डेट बता रहे हैं कि इस दिन का ये वाकया है, एक डीएसपी जो कि ईमानदारी से कार्रवाई करने पहुंचता है, इनका एक दफ्तर सील करने पहुंचता है भोपाल में, उसको ऊपर से फोन आता है और उसको 2 ट्रक पुलिस भर के जो होमगार्ड और तमाम दूसरे पुलिसकर्मी पहुंचे उनको वापस लौटना पड़ता है, बैरंग लौटना पड़ता है। ये अपनी तारीफ में खुद ये तमाम बयान दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उस डेट पर जाकर के एक बार जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसा कोई वाकया हुआ था? क्या पुलिस की किसी टीम ने मूव किया था ऐसे किसी ऑफिस की तरफ और क्या ऊपर से दबाव के बाद रोका गया था? क्या आपको लगता है कि जो बयान कैमरे पर दिए हैं वो अपने आप में एक बड़ा सबूत है इस पूरे नेक्सस को सामने लाने वाले? देखिए साहब, ऐसा है, कई बार ज़बानी कह देते हैं, कई बार लिख के देते हैं। मैं सीबीआई में था जब ये सरकार बदली तो एक चिट्ठी आई वहाँ पे सीबीआई को कि सरकार ने ये फैसला किया है इन मंत्रियों को जो हमने चार्जशीट की थी 1996 में के खिलाफ केस विड्रा की जाए। कोई रीजन नहीं दिया, वो उठा के हमने कोर्ट में भेज दिया, कोर्ट ने कहा जी विड्रा कर लो। तो कई बार जुबानी कह देते हैं क्योंकि अभी तक जो है ये पुलिस को कोई, जैसे मैंने अर्ज किया है, कोई स्टेट इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार नहीं है। और ये इसकी बड़ी हिस्टोरिकल वजह है। जब ये पुलिस एक्ट बन रहा था 1860 का तो लॉर्ड मकाले एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। तो उन्होंने गवर्नर जनरल छुट्टी पे गए थे। उन दिनों 3 महीने की छुट्टी होती थी क्योंकि 1 महीना समुद्री जहाज में जाना, 1 महीना आना, 1 महीना वहां ठहरने के लिए। तो उसने जब मकाले ने पढ़ा ये पुलिस एक्ट, सारे अंग्रेज से जिन्होंने बनाया था उन्होंने कहा था कि पुलिस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि लोगों के जो काम ईमानदारी से हो जाए। तो ये कहने की बजाय कि तुम बड़े बेवकूफ हो, गधे हो, ये यूज सम काइंड ऑफ लैंग्वेज लाइक दिस थिंग। कहता देखो हम यहाँ राज करने आए हैं, अगर पुलिस ही हमारे अंडर काम नहीं करेगी तो हमारी बात कौन मानेगा? वही चीज हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन ने कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी सीबीआई को फंक्शनल इंडिपेंडेंस दिया जाए। उन्हें इसको केज पैरेड भी कहा। कोई स्टेट तैयार नहीं हुई पुलिस को देने के लिए या सीबीआई को देने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में या सीबीआई की और एजेंसीज हैं, सीरियस फ्रॉड ऑफिस, जी सर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स को। तो ये सच्चाई तो ये है कि इन एजेंसियों को सरकार अपने कंट्रोल में रखती है और सिर्फ ऐसे आदमी को लगाती है। आपने खुद देखा होगा, आपके चैनल में भी दिखाया था कि कुछ पुलिस अफसर, उस समय की एक लेडी मुख्यमंत्री थी, उसके जूते साफ कर रहे थे। बिल्कुल मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा ये चीज एक्सक्यूज मी, ये चीज ऐसी हो सकती है। तो जब आप खुद नहीं चाहते इंप्रूवमेंट करना, या मरीज भी वही है जो डॉक्टर है, मरीज भी डॉक्टर है, गवर्नमेंट है, और डॉक्टर भी गवर्नमेंट है। जी जी बिल्कुल, आपने तो इसलिए कोई नहीं करना चाहता कि जनता की ताकि भलाई हो सके। वो तो लीस्ट है कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, किस तरह जीता जाए, चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे जाति से, चाहे धर्म से, या पैसे से, कहीं भी हो, या कोई और इन्फ्लुएंस लगा के। अब पॉलिटिशियन की वो प्रायोरिटी रही कि गुड गवर्नेंस दी जाए। और इसके देखिए अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। उन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन को मोनिका लेविंस्की की अफेयर में माफी चाहता हूं सर, मैं आपसे प्रोसिक्यूट किया। सर माफी चाहता हूं मैं आपसे। यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर मैं बलजीत परमार जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रिज होता है एक आम इंसान और एक पुलिस महकमे के बीच का, क्या इस ब्रिज के अंदर अब भी बहुत सारी खाई बाकी है, या ये ब्रिज बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा सर? क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कहा है जोगिंद्र जी ने, तो कहीं ना कहीं अहम सवाल उठते हैं सर यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रिज बिटवीन ए कॉमन मैन एंड एन पुलिस डिपार्टमेंट कैसे बने, ये कैसा है सर? देखिए ये जैसे जोगिंद्र जी ने कहा, ये कुछ अच्छे बुरे हर फील्ड में होते हैं। पुलिस का इतने लंबे सालों का तजर्बा मेरा भी है। बहुत अच्छे अपराइट ऑफिसर जो हैं उन्होंने ईमानदारी से, मेहनत से और अपने असूलों पे खड़े होके भी नौकरी की है। और जो जिनको झुकने के लिए कहा जाता है वो माथा टेक देते हैं, तो वो ऐसे लोग भी पुलिस फोर्स में हैं। वो बहुत देखे हैं हमने अपने कैरियर में।
लेकिन जो हमारा आज की बहस का मेन मुद्दा जो है कि इतनी सारी ये बदमाशियां होने के बाद ऐसी कंपनियों को नकेल कैसे लगे। मैं महेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि ऐसा कानूनी रास्ता हमारे पास क्या है कि जो आज के दिन ये सब देखने के बाद कानून के हिसाब से हम आगे क्या कर सकते हैं, किस कोर्ट में जा सकते हैं, पिटीशन कर सकते हैं, PI कर सकते हैं, जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट को लेके कंप्लेंट करवाए, किस तरीके का कानूनी हल हमारे पास है। देखिए, कानून की शुरुआत तो FIR जब रिकॉर्ड हो गई तो शुरुआत तो हो गई है। अब जैसा जोगेंद्र जी ने कहा है कि अगर हमें ये मामला CBI को ट्रांसफ़र करना है तो हमें एक सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन करनी होगी, और उस पिटिशन में जितने पूरे भारत भर में जितने भी FIR या गुना जो भी दाखिल हुए हैं साई प्रसाद ग्रुप के खिलाफ, वो सब सेंट्रलाइज एजेंसी यानी CBI को दे दिए जाए और CBI तफ्तीश करके उसमें चार्जशीट फाइल करे। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये भी बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। बिल्कुल, और बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये तमाम हमारे मेहमानों की राय थी, जिनके मुताबिक एक तो मीडिया को अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना होगा और ऐसी कंपनियां जो कि मीडिया हाउसेस खोलकर तमाम चीज़ों को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करती है, उन पर रोक लगानी होगी और इन निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए जो भी कानूनी तौर तरीके हैं उनको सही ढंग से अमली जामा पहनाना होगा और इनको उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। बहरहाल, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को देखने के बाद और इस पूरी बहस को सुनने के बाद कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं। उन सवालों पर एक बार नजर डालते हैं कि आखिर वो सवाल कौन से। लेमन न्यूज और चैनल 1 पर दिखाए गए ऑपरेशन यस बॉस के सामने आने के बाद कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं। सबसे अहम सवाल, क्या चिटफंडिया कंपनियों के न्यूज चैनल्स के लाइसेंस रद्द नहीं होने चाहिए? क्या ऐसे पत्रकारों की फौज खड़ी करने वाले भापकर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अधिकारियों को डराने धमकाने वाले त्रिपाठी और शुक्ला जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अब साई प्रसाद पर लगे आरोपों की जांच तेजी से होगी? जिन अधिकारियों पर साई प्रसाद की मदद का आरोप है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ईमानदार अधिकारियों के काम में बाधा डालने वालों को क्या सजा होनी चाहिए? उन निवेशकों का क्या होगा जिनके पैसे के बूते ये सारे साम्राज्य खड़े किए गए हैं? इन सवालों का जवाब न सिर्फ भापकर एंड कंपनी को देना है, बल्कि उन तमाम लोगों को भी देना है जो मीडिया के झांसे में आकर या मीडिया के दबाव में आकर जाने अनजाने इनकी मदद कर बैठते हैं। और लेमन न्यूज आपसे ये वादा करता है, जो सवाल हमने पूछे इन सभी सवालों का जवाब हम लेके रहेंगे और इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमने इन्हें सवाल पूछे हैं और ये हमें जवाब दे, और जब तक ये जवाब नहीं देंगे तब तक ऑपरेशन यस बॉस जारी रहेगा। एक बार फिर से हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोगिंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाल के अपनी बातों को यहां पे रखा है। महेंद्र जैन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बलजीत परमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस विशेष पेशकश ऑपरेशन यस बॉस में बस इतना ही। हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। नमस्कार। वो आंकड़ा आप जानते कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़ पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना उस कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। भापकर के भाड़े के पत्रकार। वो आंकड़ा आप लोग जानते कितना था? बता दो सर। 5 करोड़। 5 करोड़। डराते हैं, धमकाते हैं, करते हैं सारी हदें पार। गवर्नमेंट का दबाव था किसी भी कीमत पे
कितना भी पैसा खर्च हो जाए उसको तुरंत बाहर निकालो। न्यूज चैनल के नाम पर नैया नहीं लगेगी पार। तो के पसीना पसीना नहीं होगा, सर छूट गया, पसीना बस फैलाई, निकल गया। और ब्रांच खुलवाते हैं 5:30 बजे। एक खुलासा थामेगा इस धंधेबाज एक्सप्रेस की रफ्तार। तो उन्होंने कहा नहीं सील करके जाऊंगा, आपको ले जाने की बात कर रहे थे, बोले अभी सील करूंगा, हटो यहां से। और भागते हुए गए थे सारे पुलिस, आप बताइए ना, पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? देखिए मीडिया वाला गुंडा। दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। कलेक्टर इनको चाय पिलाते हैं, पुलिस अधिकारी देख के भाग जाते हैं। वो आंकड़ा आप लोग जानते हैं कितना था? बता दो सर, 5 करोड़। 5 करोड़। मन मुताबिक कोर्ट में डेट पाते हैं। सीमेंट का दबाव था, किसी